हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एपिसोड नंबर 2 राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में, जो कि आपके जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे शेयर करें। राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम होता है, सबसे पहले उसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। एक साधारण मीनिंग के तौर पर अगर हम लोग इसे समझें तो हर साल कुछ न कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो उसे बाजार में सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो जो उत्पादित गुड्स एंड सर्विसेज है, वस्तु एवं सेवाओं हैं, उन्हें जिस बाजार मूल्य पर जो अंतिम मूल्य होता है, उस मूल्य के योग को ही हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। हर साल कुछ न कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है किसी भी देश के क्षेत्र में। जैसे कि अगर हम भारत का बात करते हैं तो भारत के क्षेत्र में हर साल कुछ न कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, और उन वस्तुओं एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, अंतिम बाजार मूल्य जो होता है, उन्हीं का योग को हम लोग राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। और साथ में इसमें विदेश से अर्जित आय भी प्राप्त करते हैं को ऐड किया जाता है, जो शुद्ध आय होता है उसको। डिफिनीशन आपका यहां पर दिया हुआ है, उसको देखिएगा। राष्ट्रीय आय पूरे देश की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था अगर हम बात करते हैं, द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु के शुद्ध मूल्य को संदर्भित करता है, जिसमें विदेश से अर्जित शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है। मार्शल, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा भी यह डिफिनीशन दिया गया है। देश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ, देश के श्रम और पूंजी के साथ, अगर आप बिजनेस करते, व्यापार करते हैं, या फिर आप किसान हैं, कल हमने क्षेत्रक के बारे में भी आपको डिस्कस किया था, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा, जो तृतीयक क्षेत्रक था, उसमें कुछ ना कुछ उत्पादन किया जा रहा था, कुछ सेवा दिए जा रहे थे, और जो हर साल ये क्रम चलता रहता है। हर साल कुछ सामग्री और सामग्रियों का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इस बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा गया है मार्शल के द्वारा, जिसमें कि विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है। जब नेशनल आय को समझ लेते हैं आप, जो नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आय, उसे समझ लेते हैं, तो अब हम लोग इसके कंपोनेंट, जो इसके घटक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक यहां पर आपको मीनिंग समझाना होगा। आप तो ये समझ गए कि जो अंतिम जो मूल्य है, अंतिम मूल्य है, उससे संबंधित चीजों को आपको समझना होगा। जैसे कि एक किसान है, एक किसान गेहूं का उत्पादन करता है, उत्पादन 5 केजी किया उसने गेहूं का उत्पादन, अब इसे जाके मार्केट में सेल करता है। मान लीजिए बी को देता है, मिस्टर बी। मान लीजिए किसान आपका मिस्टर ए था। मिस्टर ए जो एक किसान है, 5 केजी गेहूं सेल करता है 500 में, तो क्या ये राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बी इसे फर्दर रिप्रोडक्शन कर आटा इसे बनाता है, फिर इसे मार्केट में सेल करता है 600 में। 600 रुपया इसका अपना कॉस्टिंग हुआ रिप्रोडक्शन करने में, जो भी आटा बनाने के प्रोसेस में, या फिर जो इसका अपना प्रॉफिट रहा उसे सारे ऐड करके इसे मार्केट में अब 600 रुपए में सेल करता है। तो 600 रुपए को यहां पर ऐड किया जाएगा। क्लियर है? यही आपका अंतिम, इसीलिए इस वर्ड को समझना जरूरी है। अंतिम वस्तु का जो बाजार मूल्य होता है, उसे कंसीडर किया जाता है। मतलब कि जो वस्तु उपभोग के लिए रेडी है, अब उससे जिस मूल्य पर परचेज किया जाएगा, खरीदा जाएगा, वही अंतिम प्राइस होता है, और उसे ही राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाता है। तो अब ये बहुत सारे लोग ये चीज समझते हैं कि 2 बार इसे काउंटिंग किया जा सकता है। हो सकता है पहली बार सेल किया गया, आटा बनाने में कुछ दिन प्रोसेस लगा, तो 2 बार काउंट होगा। बिल्कुल नहीं, इसमें आपका ऐड जो किया जाएगा, अगर मान लीजिए आपका पहली बार जो ऐड हुआ था, इसमें आपका 500 ऐड कर दिया गया, जो किसान ने यहां पर सेल किया था। अब इसमें फर्दर 100 रुपए ही ऐड किया जाएगा। तो दोनों तरफ से चलिए आगे हम लोग मेथड भी स्टडी करेंगे। राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने का मेथड, 3 मेथड बताया गया है,
उनमें इसी तरह से उसका उपयोग किया जाता है, चाहे प्रोडक्शन मेथड के थ्रू चले, इनकम मेथड के थ्रू, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। वो आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यहां पर भी देखिए कुल जो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जा रहा है 600 रुपए ही शामिल किया जा रहा है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझने के लिए अभी तो हमने आपको ये मीनिंग बताया है, एग्जाम्पल के साथ आप यहां पर देख सकते हैं। अब राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझने के लिए बहुत सारे इसके कंपोनेंट है, घटक है, उसको समझना होगा, जिसमें कि आपका जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एक आपका एनएनपी। पहले हम लोग जीडीपी को समझते हैं। जीडीपी क्या होता है, जिसे हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। जीडीपी वह वैल्यू होता है, वह मूल्य होता है जो किसी भी वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार या फिर मौद्रिक मूल्य होता है देश के क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में जो भी वस्तुओं का उत्पादन होगा, जो भी सेवाओं का उत्पादन होगा, उनका जो बाजार मूल्य होगा किसी भी एक वर्ष में, उसी को जीडीपी नाम दिया जाता है। ये हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, चाहे आप राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करें या फिर आप जीडीपी कैलकुलेट करें, किसी भी एक वर्ष के लिए कैलकुलेट किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आपको बजट भी बताए थे, तो आपको हमने बताया था कि भारत वित्तीय वर्ष को फॉलो करता है। कैलेंडर ईयर भी होता है, वित्तीय वर्ष भी होता है। वित्तीय वर्ष जो कि आपका 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और जो खत्म होता है आपका 31 मार्च को। इस पीरियड में जो भी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन किया गया किसी भी देश के क्षेत्र में, और उसका जो अंतिम बाजार मूल्य होगा, मौद्रिक मूल्य होगा, उसी को ही जीडीपी नाम दिया गया है। अब हम लोग समझते हैं जीएनपी, जो सेकेंड टर्म है। जीएनपी जो भी हमने डिफिनीशन अभी बताया है उसको हम लोग साथ में रखेंगे, सिर्फ इसमें हम लोग ऐड कर देंगे विदेशों से अर्जित आय। जीएनपी को डिफाइन हम इस तरह से कर रहे हैं, किसी भी वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है, जिसमें कि विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है, उसे हम लोग ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फॉर्मूला के तौर हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप यहां पर देख लीजिएगा। जीडीपी तो हमने बताया जो भी किसी भी वित्त वर्ष में जो भी वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य है, बाजार मूल्य है, उसी को हम लोग जीडीपी के नाम से जानेंगे। जीएनपी में हमने सिर्फ ऐड कर दिया, तो जीएनपी में हम लोग ऐड किए थे विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। अब यह है क्या चीज, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय? पहले भी राष्ट्रीय आय जब भी डिस्कस कर रहे थे वहां पर भी ये टर्म आया था, इसको भी समझना होगा। दो टर्म हमने अभी तक डिफाइन किया है, पहला जीडीपी और दूसरा आपका जीएनपी, जिसमें कि एक नया वर्ड आपके लिए मिला है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। हर वर्ड को आपको की पॉइंट है, आपको समझना होगा। जीएनपी हमने अभी डिफाइन किया था, उसका यहां पर स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, उसे आप रीड कीजिएगा। हमने बोला जीएनपी इज इक्वल टू जितना जीडीपी होगा उसमें सिर्फ हम लोग अगर ऐड कर देते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, तो वो आपका जीएनपी प्राप्त हो जाता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? जैसे कि भारत जो है अन्य देशों के साथ जुड़ा हुआ है, तो भारत के लोग दूसरे देश में भी जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, और भारत में दूसरे देश के भी लोग आते हैं। अब जब यहां के लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें कुछ आय मिलता होगा, बाहर के विदेश के लोग भी भारत आते हैं तो उन्हें भी कुछ आय अर्जित होता होगा। इन दोनों का हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, NFIA। विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से आप लिख लीजिएगा, विदेशों से प्राप्त आय भारतीयों के द्वारा माइनस हम लोग करते हैं विदेशियों के द्वारा अर्जित आय।
यही आपका विदेश से प्राप्त शुद्ध आय होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के नाम से जानते हैं। इसका तात्पर्य आप समझ गए होंगे, मतलब कि कुछ भारत के लोग हैं जो बाहर जाते हैं दूसरे दूसरे में देशों में और वहां पर कुछ आय अर्जित करते हैं। जब हम लोग माइनस कर देते हैं, जो भारत में आ रहे हैं लोग, उन्हें भी इनकम अर्न होता है। विदेशी लोग आते हैं भारत में तो उन्हें भी इनकम अर्न होता है। जब हम लोग इसे माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, तो हम लोग को विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होता है, मिलता है। तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या फिर निगेटिव होगा, तो वो डिपेंड करेगा उस साल के उस वित्तीय वर्ष पर, कि अगर हो सकता है कि भारत से बाहर लोग गए और उन्होंने आय ज्यादा अर्जित किया तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपका पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए विदेशी ही लोग भारत में आकर ज्यादा आय अर्जित करते हैं तो ये ऑब्वियसली है कि निगेटिव होगा। क्लियर है? अब क्या होगा जब भारत आइसोलेट हो जाएगा, मतलब कि भारत से बाहर कोई लोग नहीं जा रहा है और भारत में भी बाहर से कोई लोग नहीं आ रहा है, हम किसी भी दूसरे देश के साथ कनेक्टेड नहीं है, ग्लोबलाइजेशन खत्म हो गया, सारा चीज खत्म हो गया है, भारत एक आइसोलेटेड हो गया है, हमें किसी दूसरे देश से संबंध नहीं रखना है, न हम हमारे देश में कोई आए। तब ऐसे सिचुएशन में जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी होगा। तब ऐसे सिचुएशन में अब यहां पर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि भारत से बाहर लोग जा रहे हैं तभी इनकम हो रहा है, और भारत में बाहर से कोई लोग आ रहे हैं तभी इनकम हो रहा है, और उन्हीं का एडजस्टमेंट करने से हमें शुद्ध आय मिलता है। उसी को हम लोग जीडीपी के साथ ऐड कर देते हैं तो जीएनपी प्राप्त होता है। लेकिन अब कोई बाहर जा ही नहीं रहा है, न भारत में कोई आ रहा है, तब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय आपका जीरो होगा, और इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी होगा। क्लियर है? यहां पर एग्जाम में ये पूछा जाता है डायरेक्टली, जीएनपी जीडीपी के बराबर कब होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उनमें से फाइंड आउट करना होता है। यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, हर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जो आपको यहां पर हमने बता रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको जीडीपी और जीएनपी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हम लोग एक वर्ड और 2 वर्ड था आपका एनडीपी और एक आपका एनएनपी। अब हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। जीडीपी हमने बताया आपको कि जो भी आपका बाजार मूल्य होता है किसी भी वर्ष के दौरान उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य, उसी को हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं। जब वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि आप प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहे हैं, आप किसी तरह का मशीन यूज कर रहे हैं, तो मशीन का यूजेस करने की वजह से, मान लीजिए आपने एक 2010 में एक मशीन परचेज किया था, मशीन आपने परचेज किया जिससे कि हर साल आप 200 प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये 200 प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये मशीन को आपने परचेज किया था 10 लाख रुपया में। अब मशीन का आप यूज कर रहे हैं, 2011 में तक यूज किया, 12 में यूज किए, 13 में यूज किए, 2015 तक आपने यूज किया। तो मशीन का यूज करने की वजह से, जंग लगने की वजह से उसका वैल्यू क्या होता है, साल दर साल घटते रहता है। साल दर साल उसका कैपेसिटी भी अब डिक्रीज होगा। आपके घर में मशीन होगा, जेरोक्स मशीन है, जेरोक्स मशीन आपने परचेज करते हैं तो उसका यूज करते हैं, यूज करने के साथ उसका कैपेसिटी डिक्रीज करता है, कैपेसिटी उसका नहीं रहता है, उसका जो वैल्यू होता है जितना में आपने उसे खरीदा था उसका मूल्य आने वाले दिनों में नहीं रहता है, उसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसी को नाम दिया जाता है डेप्रिसिएशन। जो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, जो मूल्य कम हो रहा है, उसी को डेप्रिसिएशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास। तो इसीलिए जो भी आप यहां पर देख रहे हैं वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा तो किसी तरह का किसान है, तो किसान अपने जो उनके पास जो हल जोतने के लिए होता है, बैल हो गया, जो भी होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, तो साल दर साल उनका भी वैल्यू घटता रहता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहां पर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो उसका भी जिस मशीन के द्वारा बनाया जाता है तो उसका भी वैल्यू साल दर साल घटते रहता है। तो मूल्य ह्रास को क्या करना पड़ेगा, हर साल माइनस करना होगा। इसीलिए जब हम लोग यहां पर जीडीपी से
जीडीपी से जब हम लोग माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को, जीडीपी से माइनस कर देते हैं मूल्यह्रास को, तो हम लोग एनडीपी प्राप्त करते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू आय। शुद्ध का मीनिंग आप समझ रहे हैं यहां पर, शुद्ध किस तरह से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि उसका रियल वैल्यू क्या है, उसका नेट वैल्यू क्या है। जब हम लोग उसे डेप्रिसिएशन, जो मूल्यह्रास हो रहा है, जो मशीन का वैल्यू है या फिर जो भी आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने में, चाहे आप सेवाओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ मूल्य का ह्रास होता है, तो इसीलिए उसको माइनस कर दिया जाता है। उस बेसिस पर हम लोग को यहां पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है। इस बेसिस पर यहां पर इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी, एनडीपी के टर्म में प्लस मूल्यह्रास। बस हमने इसको, आप मैथमेटिक्स को थोड़ा कॉन्सेप्ट जानते होंगे, आप यहां पर हम जस्ट हमने रिवर्स कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर जो डिस्कस किए रहेंगे, आपका जो फोर्थ पॉइंट था आपका एनएनपी, इसमें भी वही चीज है आपका। जीएनपी हमने स्टडी किया था, तो जीएनपी हमने बताया कि जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो एनएनपी में हम लोग यही नेट हमको कैलकुलेट करना है। नेट में आपको पता है जब ग्रोथ से नेट की ओर जाते हैं, ग्रोथ हमारे पास है, हमें नेट चाहिए, तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं इस तरह से फॉर्मूला देते हैं, आपको इस तरह से भी याद रखना है। समझने के लिए भी आप यहां पर देख सकते हैं मूल्यह्रास। अभी हमने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया था, मशीन है, मशीन का वैल्यू हर साल घटते रहता है। अब ये घटता क्यों है? अगर मशीन आपका रखा रहेगा, मान लीजिए उसका यूज नहीं कर रहे, प्रोडक्शन नहीं कर रहे, क्या उस मशीन का वैल्यू नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा। जम लगने की वजह से, टाइम की वजह से, समय की वजह से भी वस्तुओं का जो प्राइस होता है आपका घटते रहता है। क्लियर है यहां पर? तो इसे भी हम लोग यहां पर जब एनएनपी कैलकुलेट करते हैं तो जीएनपी से हम लोग माइनस कर देते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हम लोग माइनस कर देते हैं मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन उस चीज को, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो वैल्यू हर साल डिक्रीज हो रहा है किसी भी एसेट्स के रिगार्डिंग, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी संपत्ति, किसी भी मशीन को हम लोग यूज करते हैं, जंग लगने की वजह से या फिर उसके उपयोग करने की वजह से उसका वैल्यू जो डिक्रीज होता है, डिप्रिसिएशन उसी ही नाम दिया गया है, मूल्यह्रास उसी ही नाम दिया गया है। इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जीएनपी को अगर एनएनपी के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो जीएनपी इज इक्वल टू एनएनपी प्लस मूल्यह्रास। अगर एनएनपी को जीडीपी के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है तो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है, तो जीएनपी इज इक्वल टू क्या होता है? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस डिप्रिसिएशन, माइनस आपका मूल्यह्रास। इसी चीज को हमने फर्दर रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर है? आई होप ये चार टर्म आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर लेकिन अभी भी डाउट है तो आप कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। इस पर हम लोग एमसीक्यू सेशन भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और भी चीजों को जब तक क्वेश्चन, अब ये चीज हमें यहाँ पर सॉल्व किए, आखिर हमारे लिए कितना उपयोगी है, हम सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चन की नहीं, प्रश्न सॉल्व हो पाता है तो हमारे लिए सही है। तो उस चीज को और भी अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो और भी चीजों को समझने की जरूरत है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे और भी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहां पर कुछ और टर्म यूज करते हैं, जैसे कि आपका निजी आय, पर्सनल इनकम क्या होता है? तो व्यक्तिगत आय के तहत अलग अलग स्रोतों से, अब एक व्यक्ति है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स एक पर्सन है, अब इसे बहुत सारे जगह से इनकम अर्न हो सकता है, तो एक्टिव व्यक्तिगत आय इसी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। अलग अलग स्रोत से सभी आय व्यक्तिगत आय के तहत किसी व्यक्ति को शामिल की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका व्यय योग्य आय, मतलब कि डिस्पोजल पर्सन इनकम। डिस्पोजल पर्सनल इनकम मतलब कि जो खर्चे करने हैं आपको, मान लीजिए एक साल में आपको 1 लाख, एक महीने में आपको 1 लाख रुपीस इनकम अर्न होता है। आप एक सैलरीड पर्सन थे, आप मान लीजिए आपका एक आईएएस है, ऑफिसर हैं, आपको इनकम अर्न होता है हर मंथ आपको 1 लाख रुपया। आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आपको इनकम अर्न होता है 1 लाख रुपया। तो क्या 1 लाख रुपए सारे के सारे आपको खर्च करने के लिए हैं? बिल्कुल नहीं। आप इस 1 लाख पर क्या करते हैं? टैक्सेस पे करते हैं। टैक्स जो पे करते हैं
इसी को टैक्स पे करने के बाद जो इनकम बचता है उसी को हम लोग डिस्पोजल पर्सनल इनकम के नाम से जानते हैं। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का मतलब है कि आप जितने इनकम आपको अर्न हुए हैं, जितने भी निजी इनकम हुए, निजी आय हुआ, उसमें से आप कितना खर्च कर सकते हैं। तो टैक्स देने के बाद जो इनकम बचेगा वही हम खर्च कर सकते हैं अपने पर्सनल काम के लिए। तो इसी को हम लोग व्यय योग्य आय के नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहां पर टैक्स यहां पर इसीलिए इसको माइनस किया गया है। देखिएगा, व्यय योग्य आय इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस प्रत्यक्ष कर। तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्यय योग्य आय प्लस प्रत्यक्ष कर। मतलब कि जितना पर्सनल इनकम में हम लोग अब इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्तिगत आय उस आय को बोला जाता है जिसमें कि व्यय योग्य आय को ऐड किया जाता है, जितने भी आपने सरकार को टैक्स दिया किसी भी फॉर्म में, किसी भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो उसको ऐड करने के बाद जो इनकम बचेगा, टोटल जो वैल्यू होगा, उसी को हम लोग यहां पर पर्सनल इनकम के तौर पर जानेंगे। अब यहां पर हम लोग एक कैलकुलेट करेंगे प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय, हमने आपको याद होगा राष्ट्रीय आय जब हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर हर चीज को बताए थे। तो जो राष्ट्रीय आय होता है किसी भी देश का होता है, क्लियर है, किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान पर कैपिटल इनकम हमें कैलकुलेट करना है, पर कैपिटल इनकम। तो पर कैपिटल इनकम को हम लोग जब कैलकुलेट करने के लिए जितना भी राष्ट्रीय आय होता है कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, पूरे देश का इनकम। अब हम लोग को यहां पर हर व्यक्ति का आय पता करना है, आप हैं, हम हैं और अन्य लोगों का पता करना है कि आपका इनकम कितना है। तो जो टोटल एक जैसे कि एक घर होता है, मान लीजिए घर में 5 परिवार हैं और इन पर आपका जो इनकम अर्न होता है 10,000 रुपया इनकम अर्न होता है। अगर पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति का यहां पर इनकम कितना होगा, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह इसमें भी करना है। प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जितना भी राष्ट्रीय आय है, पूरे देश का आय को हम लोग डिवाइड कर देते हैं कुल जनसंख्या का। देश का आय, राष्ट्रीय आय जिसे हम लोग बोलेंगे, कुल जनसंख्या, जितना भी हमारे देश का जनसंख्या है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। तो क्या ये सही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये अगर मान लीजिए आता है कि 10,000 टोटल आपका इनकम अर्न होता है, तो क्या सारे लोगों का 10,000 इनकम है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एवरेज के तौर पर निकाला जा रहा है। इससे पता चलेगा आने वाले सालों में कंपेयर किया जाएगा क्या ये इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि भारत में देखिए कोई इतना ज्यादा अमीर है, किसी के पास हर महीने 10 करोड़ रुपए का इनकम होता है तो किसी के पास 10 रुपए में इनकम नहीं होता है। लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज हमें पता चलता है, ये रियल आपको नहीं पता चलता है, एवरेज पता चलता है, जिससे कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एवरेज इनकम कितना है। दूसरे देश, अब इसका यूज क्या होता है, जब इस तरह से जब रियल है ही नहीं तो इसका यूज क्यों करेंगे, तो दूसरे देशों के साथ कंपेयर करने में हमें आसानी होती है कि वहां के लोगों के और हमारे यहाँ के लोगों के बीच में कितनी इनकम का, आय का डिफरेंसेस हैं। एक जगह और इसका यूज किया जाता है, जैसे कि 2018 में आपको पता चला प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपया है। अब यही प्रति व्यक्ति आय हमने 2019 में भी कैलकुलेट किया तो पता चला 12,000 रुपया हुआ। फिर हमने 2020 में कैलकुलेट किया तो भी हमें पता चला कि ये 15,000 रुपया हो गया। और 2021 में जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो यह पता चला कि 14,000 रुपया हो गया। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 2018 से 19-20 में यह पता चल रहा है कि लोगों का आय बढ़ रहा है। हाँ, तेजी से नहीं बढ़ रहा है लेकिन वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। लेकिन 2021 में फिर आपका डिक्रीज हुआ, मतलब कि इस साल कुछ ऐसा काम हुआ जैसे कि अभी कोरोना वायरस का इफेक्ट हुआ तो लोगों का आय कम हुआ। तो ये देखिएगा आप 14,000 रुपए यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ ऐसी आर्थिक स्थितियां को भी ये रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आई होप यहां तक सब आपको क्लियर होगा। अब एक चीज और इसमें अच्छे से समझिएगा, रिलैक्स हो जाइए और इस चीज को यहां पर आप समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म होते हैं उसको आपको समझना पड़ता है। इस चीज को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर एक बार भी समझ में नहीं आता है, दूसरे बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपके सामने रहेगा, आप उसे अच्छे से समझिएगा जरूर।
और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, या फिर हमारा नंबर दिया हुआ है वहां से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहां पर जो समझेंगे, आप देखते होंगे कि जो कैलकुलेट किया जाता है, अभी तक हमने जो यहां पर आपको जीडीपी बताया, जीएनपी बताया, एनएनपी बताया या फिर एनडीपी बताया, सारे हमने मार्केट प्राइस पर बताए हैं। हमने क्या बोला था डिफिनीशन में कि जो भी वस्तुएं एवं सेवाओं का किसी भी वित्त वर्ष में किसी भी एक क्षेत्र में जो अंतिम मूल्य होता है, अंतिम बाजार मूल्य, बाजार कीमत, उसी को हम लोग या तो बाजार नेशनल इनकम या फिर जीडीपी के नाम से जानते हैं। जब उसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को भी ऐड कर देते हैं तो जीएनपी के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हम बाजार मूल्य के तौर पर, हमने मार्केट प्राइस के तौर पर हमने अभी तक जीडीपी को काउंट किया था। क्या होगा जब हम इसे साधन लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट पर हम इसे इंडिकेट करेंगे। साधन लागत का मतलब क्या होता है? एक प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि हम सेम एग्जांपल लेते हैं। एक फार्मर था मिस्टर एक्स, एक व्यक्ति था मिस्टर एक्स, एक फार्मर है, किसान है, जिसने 5 केजी गेहूं का उत्पादन किया, बाजार में इसे सेल किया 500 पर। तो हम जीडीपी में तो काउंट करेंगे मार्केट प्राइस के बेसिस पर, अंतिम मूल्य था आपका 500, तो 500 में हमने काउंट कर दिया। लेकिन मिस्टर एक्स के लिए इसका लागत कितना था वो कैसे पता करेंगे? अब हम लोग सिर्फ इनकम को देख रहे हैं कि यहां पर 500 को ये इनकम अर्न हुआ है 500, लेकिन उसका कुछ लागत तो होगा, उसका प्रोडक्शन किया होगा, तो बीज लेने के लिए श्रम उसका लगा होगा, पूंजी लगा होगा, उसने बहुत सारे और भी लोगों को उसमें लगाया होगा, उसके बाद जाके इसे 500 इनकम अर्न हुआ। तो वो लागत हमें पता करना है, उसी लागत को पता जो हम लोग करते हैं, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं यहां पर साधन लागत। ये कैसे पता करेंगे? तो इसमें आपका हम लोग जो टैक्सेस होता है, अगर हम इसमें जो टैक्सेस है गवर्नमेंट, चूंकि ये किसान का केस है तो आपका एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लिया जाता है, सिर्फ हमने एग्जांपल में ले रहे हैं यहां पर। तो टैक्सेस यहां पर अगर हम माइनस कर दें, जो कि यहां पर 0 होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर कभी भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती, कोई राइट्स नहीं उन्हें, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ये नियम बनाया गया है। और इसमें अगर ऐड कर दिया जाएगा सब्सिडी, लेकिन गवर्नमेंट किसानों को सब्सिडी जरूर देगी, तो सब्सिडी को हम लोग ऐड कर देंगे। जो अनुदान होता है, आपको पता है कि गवर्नमेंट किसानों को अनुदान हर साल देती है, चाहे किसी भी माध्यम से दे, बीज खरीदने के लिए और भी अन्य सेवाओं के लिए उन्हें दिया जाता है। अगर उसे हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोग को क्या पर यहां पर मिल जाता है, आपका वही आपका फैक्टर कॉस्ट होता है। मार्केट प्राइस में जो मूल्य है उसमें हम लोग अगर टैक्सेस, जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर है, उसको अगर हम माइनस कर दें, और सब्सिडी जो अनुदान दिया गया है, आर्थिक सहायता जो दिया गया है सरकार के द्वारा, उसे अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें वो साधन लागत पर वो वैल्यू मिलता है। किसी, यहां पर डिफिनीशन को हम रीड कर रहे हैं, उसको भी अच्छे से देखिएगा। किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न उपकरणों द्वारा किए गए जोड़ों का योग वस्तु की लागत होता है। अर्थात वस्तु को उत्पादित करने की वास्तविक लागत, 5 केजी गेहूं का उत्पादन करने में जो मिस्टर एक जो किसान है उसे जो लागत लगेगी, उसी को हम लोग साधन लागत फैक्टर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। परंतु साधन लागतों में कर को जोड़ लें और अनुदान को घटा दे तो बाजार कीमत पर प्राप्त होती है। जस्ट रिवर्स बोला गया है। अब ये साधन लागत हम लोग कैलकुलेट करना था, तो हमने क्या किया, टैक्सेस को यहां पर माइनस कर दिया और सब्सिडी को ऐड कर दिया, तो हमें साधन लागत पर मिल गया। जो आपका मार्केट प्राइस था उसमें से हमने ये किया, और जस्ट उसका रिवर्स करने पर वही चीज आपको मिल जाएगा। अब यहां पर देखिएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको पता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी हमने फॉर्मूला बताया था। जीडीपी से अगर हम माइनस कर देते हैं मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को, तो हम लोग को नेट नेशनल प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। अब यहां पर देखिएगा, ये तो हमने मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया, यहां एमपी एक वर्ड लिखा हुआ, मार्केट प्राइस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एनडीपी हमें फैक्टर कॉस्ट पर चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छे से समझिएगा। एनडीपी इज इक्वल टू, हमने अभी आपको बताया था, आपने यहां पर
देखा भी होगा, एनडीपी कैलकुलेट करने के लिए जो आपका जीडीपी में से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, तो आपको एनडीपी मिलता है। अभी ये तो आपका बाजार मूल्य पर है, हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट पर, साधन लागत पर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत, एफसी मतलब कि साधन लागत, इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस करारोपण मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस अनुदान। अभी हमने वही बताया था, मार्केट प्राइस में एनडीपी जो मार्केट प्राइस है उसमें से माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को और अनुदान को ऐड कर देंगे, तो फैक्टर कॉस्ट पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब हमें जीडीपी चाहिए मार्केट प्राइस पर। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इस तरह से जीडीपी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जीडीपी एनडीपी जो कि आपका जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास होता है, डिप्रिसिएशन होता है, उसी को हमने यहां पर एनडीपी को लिख दिया है। अब एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस करारोपण प्लस अनुदान। क्लियर है? ये आपका फैक्टर कॉस्ट होगा, यहां पर फैक्टर कॉस्ट होगा, ये फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है आपका? तो जीडीपी को भी हमने फैक्टर कॉस्ट में रिप्रेजेंट कर दिया है। सिर्फ यहां पर एडजस्टमेंट करना है। करारोपण जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो टैक्स पे किया जा रहा है, तो उसका एडजस्टमेंट हमें करना ही होगा, और अनुदान को ऐड कर दीजिए। इस तरह से आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है? फिर जीडीपी को अन टर्म में यहां पर लिखा हुआ है, मार्केट जो आपका यहां पर फैक्टर कॉस्ट होगा, सॉरी ये फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस करारोपण प्लस अनुदान प्लस आपका मूल्य ह्रास जो आपका डेप्रिसिएशन है। क्लियर है? इसमें अगर कुछ तरह का डाउट होगा तो आप यहां पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस हम लोग उसको टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह से आपको यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। सारा मीनिंग आपको पता होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? जो आप पे करते हैं आपका वस्तु एवं सेवाओं के बदले, जैसे कि आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। पहले बहुत सारे सर्विस टैक्सेस हुआ करती थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें कि आपका सर्विस टैक्स भी हुआ करता था और अन्य टैक्सेस भी हुआ करता था। तो अभी तक हमने जो यहां पर डिफाइन किया है बहुत सारे डिफरेंट टर्म को, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी, और भी बहुत सारे टर्म थे। निजी आय हो गया, व्यय योग्य आय हो गया, साधन लागत पर। साधन लागत हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब आपका बाजार कीमत दी हुआ है, या फिर बाजार कीमत दिया हुआ है, साधन लागत दिया हुआ है, तो बाजार कीमत पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो पूरे देश का आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड जो कर देते हैं, उसी से हम लोग प्रति व्यक्ति आय पता चलता है। अब हम लोग नेक्स्ट यहां पर डिस्कस जो करेंगे, आपका राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं।